हुआ है शहर, ले आए खाद बीज। हाँ भाई, लेके तो आया हूँ। पर क्या कहूँ, महंगाई इतनी हो गई है कि समझ में नहीं आता है कि खेती करे कैसे। फसल भी अच्छी नहीं होती है। ये दवाइयाँ नहीं डालूँ तो कर्जा करके लाओ, कैसे भी लाओ, लाना तो पड़ेगा ही। और ये दवाई की दुकान का कर्जा तो ख़त्म होने का नाम नहीं लेता। लाना तो मुझे भी है, पर सब कुछ इतना महंगा है। कहाँ से लाऊं, किससे खरीदूं, किसके पास सही दामों में मिलेगा और क्वालिटी उत्पाद भी मिलेगा या नहीं। अपनी फसलों की सही दवाओं के लिए दूर दूर तक शहरों में जाना और दवाओं को लाना पड़ता है। फसलों के लिए दवाएं सही है या नहीं, ये जानकारी भी नहीं होती। फसलों की कटाई पर सही दाम मिलेंगे या नहीं, इन तमाम मुश्किलों से दूर होने के लिए आइए खेती बाड़ी केंद्र। खेती बाड़ी केंद्र एक ऑनलाइन सेवा केंद्र है जिससे आप अपने मोबाइल के द्वारा जुड़ सकते हैं, जहां आपको अपनी खेती के लिए सही प्रकार की दवाएं मिलेंगी, वो भी होलसेल मूल्य पर। वो सभी दवाएं सीधा निर्माता से लेकर आप तक पहुंचाते हैं, यानी कि बीच में होने वाले सारे खर्च की बचत आपकी जेब में। साथ ही साथ दवाओं को लाने और ले जाने की झंझट से भी छुटकारा। अपनी मुश्किलों को दूर करने के लिए आप खेती बाड़ी केंद्र पर एक मिस कॉल करें। खेती बाड़ी केंद्र का किसान मित्र आपसे तुरंत संपर्क करेगा और आपको सभी जरूरी जानकारी देगा। खेती बाड़ी केंद्र की फ्रेंचाइजी लेकर खेती बाड़ी मित्र बनिए और किसानों की सेवा कर देश की तरक्की में भागीदार बने। आज ही संपर्क करें नीचे दिए गए नंबर पर और खेती बाड़ी केंद्र से जुड़े। ये है खेती बाड़ी केंद्र ऐप। अच्छा, किसानों की सरदारी, उन्नत खेती बाड़ी। खेती बाड़ी केंद्र, देश के अन्नदाता की दुकान। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं प्रीति सिंह और अब शुरुआत करते हैं मुख्य समाचारों के साथ। दिल्ली में गणतंत्र दिवस के दिन ट्रैक्टर रैली के दौरान हुई हिंसा को लेकर किसान नेताओं के बीच आरोप प्रत्यारोप। दो संगठनों ने खत्म किया आंदोलन, उग्र प्रदर्शन और उपद्रव पर जताया अफसोस। दिल्ली में हुई हिंसा के बाद केंद्रीय गृह मंत्री ने उच्च स्तरीय बैठक में की स्थिति की समीक्षा। संस्कृति मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने लाल किले का दौरा कर नुकसान पर मांगी रिपोर्ट। दिल्ली पुलिस ने दर्ज की 22 एफआईआर। प्रदर्शनकारियों के हमले में 300 से अधिक पुलिसकर्मी घायल। कोविड-19 पर केंद्रीय गृह मंत्रालय के नए दिशा निर्देश। कंटेनमेंट जोन के बाहर सभी गतिविधियों को छूट। किसी भी राज्य में आने जाने के लिए अलग से नहीं लेनी होगी अनुमति। खेल, मनोरंजन, शैक्षिक और सांस्कृतिक गतिविधियों पर 50% की पाबंदी हटाने का भी फैसला। और 2021 के सीजन के लिए कोपरा के न्यूनतम समर्थन मूल्य को केंद्र सरकार से मंजूरी। 375 रुपए की वृद्धि के साथ 10,335 रुपए प्रति क्विंटल का मिलेगा भाव। 12 तटीय राज्यों के किसानों को होगा फायदा। गणतंत्र दिवस पर निकाली गई किसान ट्रैक्टर रैली के दौरान हिंसा के बाद किसान आंदोलन में फूट पड़ गई है। मंगलवार को प्रदर्शनकारी किसानों के उत्पात के बाद दो संगठनों ने दिल्ली बॉर्डर पर जारी किसानों के आंदोलन से अलग होने का फैसला लिया और इस समय दिल्ली पुलिस कमिश्नर एक लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। ये आपको सीधा लिए चलते हैं। इन सब पुलिस एक्शन में पुलिस ने संयम बरता। पुलिस के पास सभी ऑप्शंस थे, लेकिन पुलिस ने संयम का रास्ता चुना। पुलिस ने संयम का रास्ता इसलिए चुना कि हम जो जान माल की नुकसान नहीं चाहते थे, जो लॉस ऑफ लाइफ होना था उसको उससे हम वो रास्ता न चुन करके हमने संयम का रास्ता लिया। और ये हमारी और उनके बीच में एग्रीमेंट थी। हम जिम्मेवार रहे हैं और हम अपनी बड़े जिम्मेवारी के साथ जो एग्रीमेंट के हिसाब से हम पीसफुल रैली करवाना चाहते थे। ये जो वायलेंस हुई है वो टर्म्स एंड कंडीशंस को फॉलो नहीं करने की वजह से सब हुई है। इन सब जो वायलेंस हुई है, इनमें सभी किसान लीडर्स भी शामिल रहे हैं। कुल मिलाकर के 394 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। इनमें से कुछ अभी भी हॉस्पिटल्स में एडमिट हैं और जैसा हमें जानकारी है इसमें कुछ
आईसीयू में भी हैं। इसमें प्रॉपर्टी डैमेज हुआ है। पुलिस की 428 बैरिकेड, 8 टायर किलर्स, 2 DFMD, 4 एक्सरे मशीन, 4 स्टील गेट, विंडो ग्लासेस, ग्रिल्स वगैरह 30 पुलिस की गाड़ियां, जिसमें 2 PCR वैन भी हैं और एक पुलिस जिप्सी भी है, 6 कंटेनर्स जिसको इस्तेमाल किया गया था रास्ता रोकने के लिए, और डंपर्स, ये सब सारे डैमेज हुए हैं। पुलिस ने इस दौरान, जैसा कि मैंने कहा, बहुत ही रेस्ट्रेंट का इस्तेमाल किया है, संयम बरता है। इसमें हम लोगों ने टीयर गैस का इस्तेमाल किया क्राउड को कंट्रोल करने के लिए। इस दौरान कई पुलिसकर्मी, जैसा कि मैंने बताया, जख्मी भी हुए। सभी जो रास्तों से जो किसान लाल किले तक पहुंचे, वे रेड फोर्ट के जो रैम्पर्ट्स है वहां पहुंचकर वहां पे कई किसान संगठनों के झंडा फहराए और कुछ रिलीजियस झंडे भी फैलाए, जिसको पुलिस ने कब्जे में ली है और अभी हमारा ये केस प्रॉपर्टी है। मैं बताना चाहता हूं कि हम दिल्ली में गैर कानूनी तरीके से किए गए आंदोलन और उस दौरान हिंसा और पुरातत्व विभाग की संपत्ति, एक स्मारक लाल किले पर फहराया गया झंडा, को बड़ी गंभीरता से ले रहे हैं। हिंसा करने वालों की वीडियो फुटेजेस हमारे पास है और उसकी विश्लेषण हो रही है। फेस रिकॉग्निशन सिस्टम से जो भी उसमें भाग लेने वाले, उनकी पहचान की जा रही है और उनकी अरेस्ट की जाएगी, आगे कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अब तक दिल्ली पुलिस 25 से ज़्यादा क्रिमिनल केस रजिस्टर किया है और जैसा कि मैंने बताया है कि CCTV और वीडियो फुटेज से हम फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम से पहचान की जा रही है। एक चीज सबको बतलाना चाहता हूं कि कोई भी कल्प्रिट जिसकी पहचान होती है और जिसकी शमूलियत पाई जाती है, उसको छोड़ा नहीं जाएगा। दिल्ली पुलिस कमिश्नर की प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहे थे आप। इस बीच आपको बता दें कि किसानों की ट्रैक्टर रैली के दिल्ली में हिंसक होने के एक दिन बाद आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सुरक्षा स्थिति और शहर में शांति सुनिश्चित करने के लिए किए गए उपायों का जायजा लिया। बैठक में गृह सचिव अजय भल्ला और गृह मंत्रालय और दिल्ली पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। गृह मंत्रालय के अधिकारियों के मुताबिक गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली में कानून और व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा की, जिसमें मंगलवार को किसानों की ट्रैक्टर रैली के दौरान दिल्ली NCR में हिंसा देखी गई। राजधानी दिल्ली में शांति सुनिश्चित करने के लिए उठाए गए कदमों के बारे में भी अमित शाह को जानकारी दी गई। केंद्र सरकार ने कानून व्यवस्था के मुद्दे पर दिल्ली पुलिस के सहयोग के लिए 4,500 अर्धसैनिक बल कर्मियों को पहले ही तैनात कर चुकी है। केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री प्रहलाद पटेल ने आज लाल किले का दौरा करके ऐतिहासिक इमारत में किसानों के एक समूह द्वारा जबरन यहां घुसने और झंडा लहराने से हुए नुकसान का जायजा लिया। उन्होंने अधिकारियों से स्थिति की रिपोर्ट बनाकर गृह मंत्रालय को भेजने के आदेश दिए हैं। साथ ही अधिकारियों से इस संबंध में FIR दर्ज करने को भी कहा है। उनके साथ संस्कृति मंत्रालय के सचिव और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक मौजूद थे। पर्यटन मंत्री के दौरे के दौरान मेटल डिटेक्टर गेट और टिकट काउंटर में की गई तोड़फोड़ को भी देखा जा सकता था। इसके अलावा लाल किले परिसर में कांच के टुकड़े बिखरे हुए थे। पर्यटन मंत्री ने प्रदर्शनकारी किसानों की हरकत की निंदा की थी जो लाल किले में दाखिल हो गए थे। उन्होंने कहा था कि इससे भारतीय लोकतंत्र की मर्यादा के प्रतीक का अपमान हुआ है। दिल्ली में ASI संरक्षित 173 स्मारक हैं।
इनमें यूनेस्को विश्व विरासत सूची में शामिल लाल किला भी है। लाल किले का भ्रमण किया है और मैंने 2 निर्देश दिए हैं। तत्काल रिपोर्ट बनाई जाए और वो गृह मंत्रालय को सौंपी जाए, और दूसरा कि एफआईआर तत्काल हो, क्योंकि एएसआई के इस मॉन्यूमेंट में लेयर्स हैं हमारे अपने कैटेगरी के हिसाब से, तो इसलिए मैंने कहा है कि अभी ये तैयारी प्रशासनिक अधिकारी कर लें ताकि उस आधार पर एफआईआर सुनिश्चित हो सके कि हमको कितनी एफआईआर करनी है। 2 ही फैसले आज हमने किए हैं। रिपोर्ट आने के बाद फिर बाकी चीजें स्पष्ट हो सकेंगी। गणतंत्र दिवस पर निकाली गई किसान ट्रैक्टर रैली के दौरान हिंसा के बाद किसान आंदोलन में फूट पड़ गई है। मंगलवार को प्रदर्शनकारी किसानों के उत्पात के बाद 2 संगठनों ने दिल्ली बॉर्डर पर जारी किसानों के आंदोलन से अलग होने का फैसला लिया है। राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन और भारतीय किसान यूनियन ने ऐलान किया है कि वो आंदोलन से अलग हो रहे हैं। राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन के नेता वीएम सिंह ने भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि वो अब इस आंदोलन से अलग हो रहे हैं। साथ ही उनके संगठन को कोई भी व्यक्ति अब इस आंदोलन का हिस्सा नहीं होगा। उन्होंने कहा कि हम अपना आंदोलन यहीं खत्म करते हैं, हमारा संगठन इस आंदोलन से अलग है। उधर भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष भानु प्रताप सिंह ने भी खुद को आंदोलन से अलग करने का ऐलान किया है। उन्होंने दिल्ली में हुई घटना पर दुख जताते हुए इसका ऐलान किया। हम ना शहीद कराने आए हैं ना पिटवाने आए हैं लोगों को। यहाँ पर मैंने पहले भी कहा था 2 अक्टूबर 2018 की इसका जो थे ये फिर से वापस रिपीट नहीं होना चाहिए जो रिपीट हुआ है। उन लोगों के साथ आज हम बैठ के आगे आंदोलन नहीं चला सकते जिनकी दिशा अलग हो, जिनकी दिशा अपनी हो, मुद्दों के साथ ना हो। मुझे बता देना, राकेश टिकैत 5-6 मीटिंगों में गए, उन्होंने उत्तर प्रदेश के गन्ना किसानों की बात एक बार भी उठाई? रेट की उठाई, पुरानी पेमेंट की उठाई, 1.5 गुना लागत के दाम में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में उठाई? किस चीज में उठाई? धान का रेट की बात करी? किसकी बात करी? और हम केवल यहां से सपोर्ट देते रहे और वहां पर कोई नेता बनते रहे, वो हमारा काम नहीं है। आज बड़े दर्द के साथ मैं कहना चाहता हूं, आंदोलन खड़ा करने का काम 26-27 में दिल्ली लाने का काम वीएम सिंह का था, पर इसलिए नहीं आए थे कि देश को, अपने आप को 26 जनवरी को सबको बदनाम करने का काम हमने किया, इसलिए हम नहीं आए थे यहाँ पर। हम आए हैं केवल और केवल अपने, जब वापस जाएं धान का पूरा रेट मिले, गन्ने का पूरा रेट मिले, हमारा ब्याज मिले और हम पे एक भी केस ना लगे घर जाने के बाद। हमारा निर्णय स्पष्ट है। वीएम सिंह राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन इस आंदोलन को यहीं पर ही अलविदा। हमने ये घोषणा की है कि हम कल के कुकर्मों की वजह से जिन लोगों ने लाल किले पर दूसरा झंडा फहराया उनका विरोध करते हैं, जिन लोगों ने पुलिस को मारा उनका विरोध करते हैं, जिन्होंने उद्दंडता की उनका विरोध करते हैं, इस दुखी से दुखी हैं। इसलिए आज अपने इस धरने को समाप्त करते हैं और भारतीय किसान भानु पूरे देश के किसानों के साथ हम सक्षम हैं। किसानों के हित में लड़ाई लड़ती रहेंगे। केंद्र सरकार ने नारियल किसानों को तोहफा दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में बुधवार को केंद्रीय कैबिनेट की बैठक हुई। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने जानकारी दी है कि कोपरा यानी सूखा नारियल की एमएसपी में 375 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की गई है, जिसे बढ़ाकर 10,335 रुपए कर दिया गया है। बाल कोपरा की लागत मूल्य पर भी 55% की बढ़ोतरी की गई है। फैसले से समुद्र के किनारे 12 राज्यों के नारियल उत्पादक किसानों को लाभ होगा। बाल कोपरा होता है और उसको 10,600 रुपए देने का फैसला हुआ है। 300 रुपए एमएसपी बढ़ाया है। इसका भी लागत मूल्य 6,805 है और इसमें 55% वृद्धि है। इससे लाखों कोपरा उत्पादकों को, खासकर सागर किनारे
12 राज्य है, तो उसमें जो कोपरा उत्पादक है उन सबको बहुत अच्छा फायदा होगा। दावोस में चल रहे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल यानी गुरुवार को संबोधित करेंगे। वर्चुअल माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चौथी औद्योगिक क्रांति, मानवता के हित में तकनीक का उपयोग विषय पर भाषण देंगे। भाषण के बाद प्रधानमंत्री फोरम में मौजूद उद्योगपतियों के साथ संवाद भी करेंगे। इस सम्मेलन में दुनिया भर के तकरीबन 400 उद्योगपति और कई देशों के प्रमुख शामिल हो रहे हैं। आज सम्मेलन में खाद्य संबंधी चर्चा में कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार भारतीय समय के अनुसार करीब 5:30 बजे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम को संबोधित करेंगे। 25 जनवरी से शुरू होकर यह सम्मेलन 29 जनवरी तक चलेगा। सम्मेलन को रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग समेत विश्व के कई नेता संबोधित कर चुके हैं। दुनिया में कोविड-19 महामारी के बाद वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का यह पहला सम्मेलन है। खास तौर पर इस सम्मेलन की विषय वस्तु कोविड महामारी और उसके बाद आर्थिक निर्माण के इर्द गिर्द केंद्रित है। इसकी थीम है द ग्रेट रीसेट। सम्मेलन में कोविड के बाद विश्व में पर्यावरण, ऊर्जा, चिकित्सा, उद्योग और कृषि समेत खाद्य, रोजगार और अर्थव्यवस्था की स्थिति पर भी चर्चा हो रही है। भारत की तरफ से खाद्य संबंधी चर्चा के दौरान बुधवार को कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने हिस्सा लिया। उत्पादन और उत्पादकता के लिए हम R&D पर भी बल दे रहे हैं और हमारी कोशिश है कि फसल कटाई के बाद उसको प्रबंधित ठीक प्रकार से किया जा सके। अवसंरचना के लिए आत्मनिर्भर भारत के पैकेज में 1 लाख करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। इसके माध्यम से हम अधोसंरचना बना सकें। उम्मीद है कि इस साल मई तक दुनिया कोविड महामारी के चंगुल से काफ़ी हद तक बाहर आ चुकी होगी। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का एक विशेष सम्मेलन मई में सिंगापुर में आयोजित किया जाएगा। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की स्थापना 24 जनवरी 1971 को स्विट्जरलैंड में हुई थी। ये हर साल जनवरी में दावोस में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित करता है, जिसमें दुनिया के सभी प्रमुख औद्योगिक संस्थान और सरकारों के प्रमुख हिस्सा लेते हैं। फोरम विश्व अर्थव्यवस्था से जुड़े मुद्दों पर चर्चा और संवाद को प्रोत्साहित करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इससे पहले 2018 में दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में हिस्सा लिया था। कोविड-19 को लेकर गृह मंत्रालय ने नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। आदेश 1 फरवरी से पूरे देश में प्रभावी होगा। गृह मंत्रालय ने कंटेनमेंट जोन के बाहर सभी गतिविधियों की अनुमति दे दी है। नए दिशा निर्देशों के तहत सामाजिक और धार्मिक सभाओं के साथ खेल, मनोरंजन, शैक्षिक और सांस्कृतिक गतिविधियों पर 50% की पाबंदी को हटाने का फैसला लिया गया है। इसके लिए जल्दी SOP जारी कर दी जाएगी। वहीं सरकार ने स्विमिंग पूल सभी के लिए खोल दिए हैं। गृह मंत्रालय ने 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों, कोमॉर्बिडिटी वाले व्यक्तियों, गर्भवती महिलाओं और 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को आवश्यक सावधानी बरतने की सलाह दी है। इसके अलावा किसी भी राज्य में आने जाने के लिए अलग से अनुमति नहीं लेनी होगी। इस बीच देश में अब तक 23 लाख से अधिक लोगों को कोविड का टीका लगाया जा चुका है। संक्रमण से ठीक होने वालों की दर 96.91% हो गई है। इस समय 1,76,000 सक्रिय मामले हैं, जो कुल मामलों का केवल 1.65% है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक अब तक 41,599 सेशन में 23,28,779 लोगों को टीका लगाया जा चुका है। आज 28 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 2,99,299 लोगों को टीका लगाया गया। सारे देश में अब तक 23,28,779 लोगों को कोविड का टीका लगाया जा चुका है और इसके लिए कुल 41,599 सत्र आयोजित किए गए हैं। कुल 28 राज्यों में आज टीकाकरण सत्र आयोजित किए गए और आज सारे देश में 2,99,299 लोगों को कोविड का टीका लगाया गया। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक टीकाकरण के दौरान आज केवल एक व्यक्ति को दिक्कत महसूस हुई। कोविड वैक्सीनेशन के बाद अब तक 16 लोगों को दिक्कतें हुई हैं, जिनका इलाज चल रहा है। वहीं अब तक वैक्सीन की वजह से किसी की भी मौत नहीं हुई है। अब तक कुल 16 लोगों को टीकाकरण के पश्चात अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जो प्रतिशत में 0.0007% है। पिछले 24 घंटे में एक
व्यक्ति को भर्ती कराया गया है जो बैक्टीरियल सेप्सिस के कारण अपोलो अस्पताल चेन्नई में भर्ती हैं। जहां तक मृत्यु के प्रकरणों की संख्या है, अब तक कुल 9 मृत्यु रिपोर्ट हुई हैं। अभी तक किसी भी मृत्यु का कोविड-19 वैक्सीनेशन से कॉजेलिटी लिंक नहीं हुई है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि कोविड टीकाकरण कार्यक्रम के बारे में सही सूचनाओं के प्रचार प्रसार और अफवाहों को दूर करने के लिए विभिन्न पक्षों को साथ लेकर चलना बहुत जरूरी है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के संचालन मंडल की 148वीं बैठक की अध्यक्षता करते हुए डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि वर्ष 2020 कोविड-19 के टीके की खोज के लिए जाना जाएगा और दुनिया के सामने इस साल की चुनौती सबसे अधिक जरूरतमंद लोगों को टीके लगाने की होगी। विश्व स्वास्थ्य संगठन के सदस्य देशों की भूमिका की सराहना करते हुए डॉक्टर हर्षवर्धन ने सदस्य देशों को कोवैक्सीन सुविधा के माध्यम से महामारी के टीके जल्द और समानता के आधार पर उपलब्ध कराने का आग्रह किया। At a time when we all understand that there are going to be many urgent health challenges in the next 2 decades, we have formed a common cause with a renewed determination to work together and ensure that nothing and simply nothing can stop us from moving towards universal health care for all. तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के पलनीसामी ने आज पूर्व मुख्यमंत्री जे जयललिता के लिए बनाए गए एक भव्य स्मारक का उद्घाटन किया। फीनिक्स के आकार के स्मारक के उद्घाटन कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री ओ पनीरसेल्वम, स्पीकर पी धनपाल समेत कई गणमान्य लोगों ने हिस्सा लिया। जयललिता का स्मारक पूर्व मुख्यमंत्री एमजी रामचंद्रन के स्मारक के ठीक पीछे है। 50,000 वर्ग फुट में फैले इस ढांचे को चेन्नई के मरीना बीच के किनारे 79.75 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है। स्मारक हरे भरे बागानों और पानी के झरनों से घिरा हुआ है। भवन के उत्तरी और दक्षिणी छोर पर एक कला संग्रहालय और एक ज्ञान पार्क का निर्माण किया जाएगा। भारतीय वायुसेना को और शक्तिशाली बनाने के लिए आज 3 और राफेल लड़ाकू विमान ने फ्रांस से भारत के लिए उड़ान भर दी है। फ्रांस में भारतीय दूतावास की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार फ्रांस से 3 राफेल लड़ाकू विमान भारत के लिए उड़ान भर चुके हैं। इस लंबे सफर में ये विमान रास्ते में अबू धाबी में रुकेंगे। वहीं सफर के दौरान राफेल विमान में ईंधन भरा जाएगा। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन चलते चलते एक बार फिर आपसे अपील। कोरोना महामारी के खिलाफ पूरा देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के एहतियाती उपायों का संकल्प लें। अपना मास्क अच्छी तरह से पहने, 2 गज की दूरी का पालन करें, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, साथ ही हाथों को बार बार धोएं।